तो स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है तो जो बात आपने थंबनेल पर लिखी हुई देखी है उस बात का अंदाजा आपको बहुत ही अच्छे से होगा। लेकिन हम यहाँ पर मिड कैप को लेकर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्मॉल कैप को लेकर बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर पिछले 1-2 सालों के अंदर रिटर्न्स बने ही नहीं है। इससे बेहतर ये था कि भाई हम एफडी के अंदर निवेश कर देते, कहीं और किसी और एसेट क्लास के अंदर निवेश कर देते। तो अब हमें फाइनली क्या करना चाहिए? क्या अब हमें मार्केट से निकल जाना चाहिए, यानी स्मॉल कैप को सेल कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उसके एवरेज रिटर्न्स कितने रहे? अगर कम है तो उसके पीछे का रीजन क्या रहा है, मेन कारण क्या रहा है जिसकी वजह से स्मॉल कैप स्कीम ने अपने रिटर्न्स, अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स नहीं बना कर दिए हैं? इन तमाम तर मुद्दों पे जो भी हम बात करेंगे बिल्कुल डेटा के साथ बात करेंगे, और रीजन जो भी हम यहाँ पर बताने वाले हैं बिल्कुल लीगल रीजन के जरिए हम आपको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये रीजन है जिसकी वजह से रिटर्न्स आपको नहीं बने हैं, या बने हैं तो इस रीजन से बने हैं। तो ओवरऑल वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको बीफिनेंसर पर मिलते हैं सर, और हम वही चीज दिखलाना चाहते हैं जो आप देखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि भाई डेटा सबसे पहले देख लीजिए। सबसे पहले हम डेटा को समझ लेते हैं कि पिछले 1-2 सालों के अंदर स्मॉल कैप की जो लिस्ट है उनमें कौन से फंड्स हैं, मतलब फंड्स के रिटर्न्स कितने रहे हैं। एवरेज तौर पे जो रिटर्न्स देखना हमारा मकसद है वो हम आपको दिखला देते हैं। कौन फंड का कितना रिटर्न्स रहा है इससे मतलब नहीं है, एवरेज जो रिटर्न्स रहे हैं वो मैक्सिमम फंड्स के रिटर्न्स आप देखेंगे तो आपको एक एवरेज समझ में आ जाएगा, एक आइडिया आपको मिल जाएगा माइंड में। तो सबसे पहले वो लिस्ट हम देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे की बातें करते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये स्कीम के जो नेम है ना वो कभी ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है ना। अभी इन्वेस्ट को देखा है, अभी कुछ देर में देखेंगे तो कोई और सा स्कीम होगा जो कि ऊपर दिखने लगा। देखिए अभी यूटीआई ऊपर दिखने लगा, कभी बड़ौदा दिखने लगेगा, कभी कुछ और दिखने लगेगा, कभी कुछ और दिखने लगेगा। तो उससे मतलब नहीं होना चाहिए। ओवरऑल जो आपको मतलब होना चाहिए वो किन बातों से होना चाहिए? देखिए यहाँ पर ये सारे स्मॉल कैप है, ये सारे स्मॉल कैप है। कैनरा रोबेको है, एक्सिस है, एचएसबीसी है, उसके बाद इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड है, उसके बाद यूनियन स्मॉल कैप फंड है, मेरा एसेट का स्मॉल कैप फंड है। जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है ना ये सारे स्मॉल कैप फंड है। अच्छा, अब इन तमाम के कौन किस स्कीम का रिटर्न से उससे मतलब नहीं है, सिर्फ आप 1 ईयर और 2 इयर्स का जो रिटर्न्स है वो अब देखिए यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो है ये 1 ईयर का रिटर्न शो कर रहा है। यहाँ पर ऐड बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, मनी कंट्रोल का वेबसाइट है, यहाँ पर 1 ईयर का रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। अब ये जो भी स्मॉल कैप है 6% का रिटर्न्स रहा है, जो भी स्मॉल कैप है यहाँ पर 9% का रिटर्न्स रहा है, 13% का रिटर्न्स रहा है, 8% का रिटर्न्स रहा है पिछले 1 ईयर में। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर आप सर देख सकते हो कि भाई 6%, 7.5% का रिटर्न्स रहा है, यहाँ पर 12%, 12.5% का रिटर्न्स रहा है, यहाँ पर 10% का रिटर्न, 9%। इस तरह से जो है ना आप देख सकते हैं कि 6%, उसके बाद 14% का रिटर्न्स रहा है, यहाँ पर 11%, 20% का रिटर्न्स रहा है। तो इस तरीके से ओवरऑल जो रिटर्न्स का डेटा आप देखेंगे पिछले 1 ईयर में तो आपको पता चलेगा कि 10 से 12%, 13%, 14% का 14%, 13-14% का एक एवरेज आप निकाल सकते हो कि पिछले 1 ईयर में इस तरह का रिटर्न्स दिया है। टोटल एवरेज, टोटल स्मॉल कैप की मैं बात कर रहा हूँ। कई सारे स्मॉल कैप तो ऐसे हैं जो कि 5%, 6%, जैसे यहीं पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ये 6, 6.5%, 6.25% का रिटर्न, ये भी 6.25%, ये 4% का रिटर्न है, ये 4.5%, 5.5% का रिटर्न है। तो इस प्रकार से उसी हिसाब से आप 2 ईयर्स का जब डेटा देखेंगे तो यहाँ पर भी यही चीजें आपको देखने को मिलेगी कि भाई 2 ईयर्स में सिर्फ 2% का रिटर्न है। अब ये कौन सा स्मॉल कैप उससे मतलब नहीं, जो भी है वो स्मॉल कैप तो है ना, ठीक है ना। यहाँ पर 2.5% का रिटर्न है, यहाँ पर देखे तो 3-4% का रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाता है। भाई साहब ये ऐड तो बहुत आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 2 इयर्स का रिटर्न्स, एक फंड है जहाँ पर 13% का रिटर्न है, यहाँ पर 6% का रिटर्न है, यहाँ पर 8-8.5% का रिटर्न है, यहाँ पर 5% का रिटर्न है, 7, मतलब इस तरह करके। तो ओवरऑल जो आपको देखने को मिल रहा है भाई पिछले 2 इयर्स में, 1 ईयर और 2 ईयर में जो है ना ये स्मॉल कैप के जो रिटर्न्स है ना वो बिल्कुल ही अच्छे नहीं बने हैं। बहुत बुरा रिटर्न्स बना है और बहुत खराब रिटर्न्स बना है। ऐसा रिटर्न्स बना है जिस रिटर्न्स के लिए हम तो इक्विटी मार्केट के अंदर आते ही नहीं है। तो फाइनली यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि स्मॉल कैप का सर अगर आप रिटर्न्स मानते हो ना तो 12 से 13% का रिटर्न आप एवरेज तौर पे निकाल सकते हो। किसी का 4 भी, किसी का 2 भी है, किसी का 10 भी है, किसी का 15 और 18 और 20 भी है। तो एक एवरेज निकालेंगे तो मुझे लगता है कि 12-13% का एवरेज निकलना चाहिए, जो कि खास नहीं है पिछले 1 ईयर में, ठीक है ना। और पिछले 2 इयर्स में देखेंगे तो लगभग इसी हिसाब किताब का 14, 12, 13 का, वहां पर भी 10, 12, 14 का, 10 से ऊपर 15 से नीचे आप पकड़ कर चले कि भाई 12-13 का रिटर्न्स आपको 2 इयर्स में भी देखने को मिलते हैं CAGR के तौर पर, ठीक है ना। और यहाँ पर जो भी बातें हो रही है वो डायरेक्ट प्लान की बात हो रही है, ठीक है। तो अब ये कहने का मतलब है कि भाई पिछले
2 सालों में जो ये रिटर्न्स बने हैं ये हमारे लिए इनफ नहीं है, और हम ये एवरेज रिटर्न्स की बात कर रहे हैं। स्कीम वाइज तो बहुत सारे ऐसे स्कीम है जहां पर 3%, 2%, 4% का रिटर्न्स बने हैं। सोचिए कोई ऐसा फंड जिसके अंदर आपने निवेश किया हो और उस फंड ने सिर्फ 2 या 4% का रिटर्न्स दिया है, तो आपको क्या गुजर रहा होगा इस समय आपके दिल पर, ठीक है ना। तो ये हाल रहा है स्मॉल कैप का। तो ऑफ कोर्स ये जो बात हो रही है कि भाई स्मॉल कैप में पिछले 1 या 2 ईयर्स में रिटर्न्स नहीं बने हैं, ये बात बिल्कुल बहुत हद तक सही है और बहुत हद तक सही नहीं है। अगर आप ये मानकर चलते हो कि बिल्कुल रिटर्न्स ही नहीं बना है तो आप स्कीम लेवल पे बात कर रहे हैं इसका मतलब, और अगर आप ये मानकर चलते हो कि नहीं ठीक ठाक एक एवरेज निकल कर आ जाता है तो इंडेक्स लेवल पर बात कर रहे हो और एवरेज की आप बात कर रहे हो, जो कि सही बात है। तो बहुत, अगर एवरेज लेवल पर भी हम बात करें तो बहुत अच्छा रिटर्न्स नहीं बना है। तो आखिर इसके पीछे का रीजन क्या रहा है, अब रीजन को सुन लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि जो रीजन, देखिए गिनवाने को मैं 1000 रीजन गिनवा सकता हूं, लेकिन जो लीगल रीजन है ना, सिर्फ हम उसी की बात करेंगे सर। सुनाओ, सबसे पहला रीजन की अगर मैं बात करूं तो हाई वोलेटिलिटी, समझ रहे हैं ना। स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर, मिड कैप की हम बात नहीं कर रहे हैं इसलिए उसका नाम भी नहीं लेंगे, हम स्मॉल कैप की बात करते हैं कि यहाँ पर जो है ना पिछले 1 ईयर और 2 ईयर में रिटर्न्स न बनने का सबसे बड़ा रीजन और सबसे मेन रीजन रहा है वो हाई वोलेटिलिटी रहा है। अक्टूबर सितंबर 2024 से पहले सर आप जाकर देखोगे तो स्मॉल कैप और मिड कैप ने इतने ज्यादा रिटर्न्स दे दिए थे कि भाई जरूरत से ज्यादा रिटर्न्स दे दिए थे। मतलब टाइम से पहले इतना ज्यादा रिटर्न्स दे दिया था कि अब बाद में चलकर उनके पास रिटर्न्स बनाने का मौका ही बाकी नहीं रहा, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर लगातार वोलेटिलिटी बढ़ी रही है और जिसकी वजह से आपको ये दिन देखना पड़ रहा है कि भाई 25 और 26 के अभी तक जो है वो अच्छे रिटर्न्स नहीं बने हैं। तो हाई वोलेटिलिटी, और इसका सबसे बड़ा रीजन वही है कि टाइम से पहले जरूरत से ज्यादा रिटर्न्स मार्केट ने दे दिया, यानी स्मॉल कैप ने दे दिया था। आप उससे पहले सितंबर अक्टूबर 2024 से पहले का रिटर्न्स जाकर चेक करें, 23 का और 24 के सितंबर अक्टूबर तक के, तो आपको पता चलेगा कि भाई स्मॉल कैप ने जो रिटर्न्स दिया बिल्कुल ताबड़तोड़ रिटर्न्स दिया है, बहुत भारी रिटर्न्स दिया है, और जिसकी वजह से यहाँ पर हाई वोलेटिलिटी रही है। भाई बहुत ज्यादा महंगा हो गया था प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और उसकी वजह से हाई वोलेटिलिटी रही है और ओवरऑल जिसकी वजह से आपके रिटर्न्स नहीं बन पाए हैं स्मॉल कैप के अंदर। अब अगर दूसरे रीजन की बात की जाए तो दूसरा रीजन ये है प्रॉफिट बुकिंग। आपको मैंने कहा ना कि भाई 2024 के सितंबर और अक्टूबर से पहले मार्केट ने बहुत हाई लेवल का रिटर्न्स दिया है। अब सोचिए कि 2024 के सितंबर अक्टूबर तक के बहुत सारे निवेशक ऐसे होंगे जिनके रिटर्न्स बहुत अच्छे मिल चुके थे, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया है। उनको लगने लगा क्योंकि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी रहने लगी, मार्केट के अंदर गिरावटें होने लगी, बहुत ज्यादा डाउनफॉल आने लगा, करेक्शन पे करेक्शन हो रहा था, इसलिए बहुत सारे निवेशक को लगने लगा कि भाई ऑलरेडी जो मेरे इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न्स बने हुए हैं उनको मुझे लेकर निकल जाना चाहिए, और इसी वजह से उन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया और बहुत सारा पैसा वो अपना लेकर निकल गए। तो प्रॉफिट बुकिंग इज ए मेन रीजन इन द इंडियन स्टॉक मार्केट, ठीक है। और देखिए एक चीज और भी है, सिर्फ मार्केट के डर से ही नहीं निकले, बल्कि कुछ लोग उसमें ऐसे भी होंगे जिन्होंने एक फंड से पैसे निकाला, दूसरे फंड के अंदर पैसे को डाला होगा, दूसरे के अंदर से निकाला, स्मॉल कैप से हो सकता है कि एक्सपोजर कम किया होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके गोल ही कंप्लीट हो गए होंगे, मतलब जब तक करेक्शन आना था मार्केट के अंदर, जब तक मार्केट के अंदर रिटर्न्स बन रहे थे तो मार्केट के अंदर टिके हुए थे, लेकिन जब मार्केट के अंदर करेक्शन होना शुरू हो गया, गिरावटें होने लगी, तो उनको लगा कि भाई मेरा गोल ऐसे भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तो मुझे निकल जाना चाहिए मार्केट के अंदर से। तो इस रीजन के साथ भी कुछ लोग निकले होंगे, मैं ये भी मानकर चलता हूं। तो टोटली ये है कि भाई कुल मिलाकर आप इसे भी प्रॉफिट बुकिंग ही कह लो कि कुल मिलाकर प्रॉफिट बुकिंग एक मेन रीजन रहा है, ठीक है ना। उसके बाद तीसरे रीजन की अगर मैं बात करूं तो देखिए इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट आपको मालूम है कि हम स्मॉल कैप के बारे में बात कर रहे हैं, और स्मॉल कैप जो कंपनीज होती है ना वो ज्यादातर लोन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, समझ रहे हैं ना, डेब्ट के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। अब सोचे कि इंटरेस्ट रेट अगर बैंक का महंगा हो जाता है तो उनको पूरी तरह से महंगे इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन लेना पड़ता है, और जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया आपको कि भाई छोटी कंपनी जो होती है यानी स्मॉल कैप कैटेगरी की जो कंपनी होती है वो डेट के ऊपर यानी लोन के ऊपर ज्यादातर निर्भर रहती है। अब जब लोन के ऊपर ज्यादातर निर्भर रहती है, ज्यादातर काम उनको लोन लेकर ही करने पड़ते हैं, और लोन का रेट ही महंगा हो गया, लोन का जो इंटरेस्ट है वो ही महंगा हो गया, तो कंपनीज का जो अपना जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट मार्जिन जिसे हम कहते हैं ना, वो कंपनीज का कम हो जाता है, और जिसकी वजह से भाई वो करेक्ट होने लगता है, वहां पर करेक्शन देखने को मिलता है, वहां पर डाउनफॉल आपको देखने को मिलता है, वहां पर वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, अस्थिरता देखने को मिलती है, ये तमाम तर चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि भाई उसका अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कम हो रहा है।
तो अब उसको बहुत हिसाब किताब से मैनेज करके चलना पड़ता है। और लोन लेने की जहाँ पर बात होती है ना, तो वो बहुत सोच समझ कर लोन लेने की कोशिश करती है कंपनी कि भाई इंटरेस्ट रेट सस्ते नहीं है, अगर मुझे ज़्यादा लोन लेना है तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उन्हें सोच समझदारी के साथ काम करना पड़ता है। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है, तीसरा रीज़न जो कि बहुत ही मेन रीज़न रहा है, जिस रीज़न की वजह से भाई स्मॉल कैप के अंदर पिछले 1 साल 2 साल के अंदर जो रिटर्न्स आपको मिलने चाहिए थे वो रिटर्न्स आपको नहीं मिले हैं, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट रीजन जो कि बहुत मेन रीजन है, और ये रीजन तो अभी तक मार्केट को परेशान कर रहा है, वो है ग्लोबल फैक्टर। समझ रहे हैं ना, ग्लोबली जो न्यूज़ है, ग्लोबली जो चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें कुछ भी ठीक नहीं है, जिसका पूरा पूरा इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। और उसकी वजह से दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। आप सिर्फ इंडिया की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ सर, आप देखो ऑल ओवर वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, तो जगह बजगह आप एशिया यूरोप के अंदर देख लो या कहीं भी आप देखो, तो आपको पता चलेगा कि पेट्रोल डीजल वगैरह के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन, यानी क्रूड ऑयल के जो इन्फ्लेशन होते हैं वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। उसके बाद फूड इन्फ्लेशन होते हैं वो बढ़ रहे हैं, और भी कई सारे तरीके के इन्फ्लेशन होते हैं वो बढ़ रहे हैं। देश के जो ओवरऑल इन्फ्लेशन जो इकोनॉमी को लेकर होती हैं वो तमाम चीज़ें बढ़ रही हैं, और जिसका पूरा नेगेटिव असर स्टॉक मार्केट के अंदर और छोटी कंपनियों के ऊपर देखने को मिल रही है। पिछले कुछ सालों से, 1-2 सालों से छोटी कंपनियों के ऊपर इसका ज़्यादा असर देखने को मिल रही है, और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से भाई रिटर्न्स नहीं बने हैं। और ये ग्लोबल जो रीज़न की बात करें ना, तो अभी भी वो मार्केट के अंदर चल ही रहा है, समझ रहे हैं ना। और अभी मुझे लगता है कि और भी लंबे समय तक ये चलेगा। अब ये कब तक चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मुझे लगता है कि अभी भी अगर ये बहुत जल्दी में सुधरेगा ना, तो इसको सुधरते 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 कम से कम 6 महीने चले जाएंगे, ठीक है, 6 महीने चले जाएंगे। मतलब 6 महीने आपको और भी बर्दाश्त करना पड़ेगा अगर ये आज से सुधरना शुरू हो जाता है तो। यानी तो अगर 2 महीने के बाद धीरे धीरे करके 4 महीने, 2 महीने, 1 महीने, 1.5 महीने के बाद सुधरना शुरू होता है, तो आप अंदाजा लगा लो कि किस लेवल का अभी टाइम आपको लगने वाला है मार्केट को सुधरने में। ये तमाम तर बातें हो गई। टोटली ये 3, 4, 5 रीजन थे, 4 रीजन थे जो मेरी नजर में है, जो कि इंपॉर्टेंट रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन। बाकी रीजन गिनवाने को आप बहुत गिनवा सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट यही रीजन, इसी रीजन के अंडर में तमाम रीजन आ जाते हैं जो भी आप गिनवाओगे, ठीक है। अब एक बात जो कि मैं अपनी तरफ से आपको कहना चाहूंगा, देखो अब लास्टली क्या करना चाहिए, व्हाट शुड टू डू इन द स्टॉक मार्केट, इन द इंडियन स्टॉक मार्केट विद द स्मॉल कैप कंपनीज या विद द स्मॉल कैप स्कीम्स, व्हाट शुड टू डू, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहूंगा भाई, निकलना तो बिल्कुल राइट डिसीजन नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि एक्सपोजर अगर आपके ज्यादा हो गए तो उसको आप कम कर सकते हो, ये एक अच्छा और राइट डिसीजन हो सकता है, ठीक है। आप अपनी रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग वहां पर एक्सपोजर को छोड़ सकते हैं, ज्यादा है तो वहां पर कम कर सकते हैं, ठीक है ना, और दूसरी जगह पे आप शिफ्ट हो सकते हैं। और दूसरी जो कि इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि भाई हम 1-2 साल का रिटर्न्स को लेकर जो इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो 1-2 साल के लिए तो हम आते नहीं है मार्केट के अंदर। स्मॉल कैप के अंदर अगर हम निवेश कर रहे हैं या हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो इसका मतलब है कि भाई हम 1-2 साल के लिए वहां पर नहीं निवेश कर रहे हैं, हम एटलीस्ट 7 ईयर्स एंड 7 ईयर्स प्लस के लिए हम निवेश कर रहे हैं। और हमारा तो यही कहना रहता है, और जितने भी फिनेंशियल एडवाइजर है, मुझे लगता है कोई भी ये नहीं कहेंगे कि आप 2 साल के लिए इक्विटी स्मॉल कैप के अंदर आ जाओ, मिड कैप के अंदर आ जाओ, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, कोई भी आपको नहीं कहेगा, ठीक है ना। कोई भी आपको कहेगा कम से कम 5 साल 7 साल कम से कम, और मेरा मानना है कम से कम 7 साल, और इससे ऊपर के जो भी टाइम पीरियड है उन टाइम पीरियड के लिए आप आ सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि 1-2 साल के लिए आप मार्केट के अंदर आए हो, तो आपको आना ही नहीं चाहिए था। अगर गलती से आ गया तो आपको अभी भी निकल जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं आगे नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा, तो आप अभी निकल जाइए, ठीक है ना। तो फाइनली वीडियो में अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो मुझे लगता है कि जो भी इंपॉर्टेंट बातें बतानी थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत मेहनत लगती है इस तरह के कंटेंट को रिसर्च करने में, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे, और हमारी हौसला अफजाई के लिए, अप्रिसिएशन के लिए आप बी फाइनेंशियल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, और हाँ, आपका कुछ भी वैल्यूएबल फीडबैक रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।